हाँ साथियों, नमस्कार। मैं हूँ वाईडी और आज हम एक विशेष कोर्स लेकर के आपके समक्ष यहाँ हैं। कोर्स आपके डीएसएसबी और जितने भी स्टेट एग्जाम होती हैं जिनमें हिंदी विषय जुड़ा होता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो कोर्स है ये समान रूप से उपयोगी है। इसलिए इस कोर्स में मैं आपको बता दूं कि किस तरह से हम पढ़ने वाले हैं। ये कोर्स आपकी बेहद डिमांड पर लाया गया है और इस कोर्स में मैं आपको ए से लेकर जेड तक यानी जीरो से और अंत तक की बात यहाँ पर करेंगे हम लोग। और इस कोर्स में निश्चित रूप से आपके हिंदी के जितने भी सिलेबस होते हैं, जिस जिस परीक्षा के सिलेबस होते हैं, उन सभी सिलेबस को हम कवर करते हुए चलेंगे। एक भी बिंदु को हम यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं। इसलिए उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस सिलेबस में जुड़ करके, इस कोर्स में जुड़ करके अपने आप को हिंदी के लिए तैयार करें और हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं उनमें अपने आप को बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करें। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। आज की कक्षा है बिल्कुल ऑफलाइन की तर्ज पर है ये कक्षा, तो इस कक्षा को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखें, समझें, सुने। आप कुछ चीजों पर आपका फोकस होना चाहिए, बाकी मेरा काम है कि आपको कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए। मित्रों, ये कक्षा है हमारी और ये संपूर्ण कोर्स लेकर के हम आपके सामने हैं। इस कक्षा में हम हिंदी के पहले टॉपिक से लेकर के अंत तक की बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि कक्षा को, पहली कक्षा जो है, आप जिसको आप रूट कहते हैं, जड़ कहते हैं, इसको आप बहुत ढंग से सुने, समझें, तो फिर आगे की कक्षाएं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। आप सभी का स्वागत भी करते हैं और इस कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन कोर्स आपके लिए ये होने वाला है और इस कोर्स को लेने के बाद आप निश्चित तौर पर हिंदी के बादशाह बनने वाले हैं। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये स्पेशल हिंदी की क्लास है, मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी और कंप्लीट कोर्स इसमें आपका होगा। आप क्रमबद्ध तरीके से आपका कोर्स होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर टॉपिक के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन भी हल करवाए जाएंगे, कुछ प्रश्न भी हल करवाए जाएंगे और उन प्रश्नों के हल करने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद और आशा है। चलिए हम प्रारंभ कर रहे हैं आज की कक्षा को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं व्याकरण की। किसकी दोस्तों? व्याकरण की बात कर रहे हैं। और व्याकरण की शुरुआत कहां से होती है, कैसे होती है, ये बातें हम करने वाले हैं। देखिएगा, संपूर्ण हिंदी व्याकरण को हम तीन भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। संपूर्ण हिंदी व्याकरण, एक होता है दोस्तों वर्ण विधान। क्या? वर्ण विधान, ध्यान रखिएगा, वर्ण विधान। दूसरा शब्द विधान, शब्द विधान। और एक होता है दोस्तों वाक्य विधान। क्या मित्रों? वाक्य विधान। एक बात पर आपका ध्यान हो कि यह जो टॉपिक है ये आपके शब्द विचार, वर्ण विचार, वाक्य विचार के नाम से भी मिल सकते हैं। ये पहला टॉपिक जिसको आप वर्ण विधान कह रहे हैं, ये आपको पुस्तकों में वर्णमाला के नाम से भी मिल सकता है। दोस्तों, इसके बाहर, इसके इतर बिल्कुल भी व्याकरण का कोई भी हिस्सा नहीं है। संपूर्ण हिंदी व्याकरण इन्हीं तीन भागों में बंट करके रखी गई है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण विधान की। वर्ण विधान को बहुत ढंग से समझते हुए चलिएगा। दोस्तों, मैं बात करूं यहां पर वर्ण विधान की, तो सबसे पहली बात आई कि हिंदी में वर्णमाला की जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। वर्णमाला, अब वर्णमाला में क्या क्या होते हैं वो सुनिएगा। सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है, सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है दोस्तों कि हिंदी में वर्ण किसे कहते हैं। एक सवाल आया आपकी परीक्षा में कि हिंदी में वर्ण किसे कहते हैं। उसका जवाब आपको देना है कि भाषा की, केवल बात हिंदी विषय की नहीं है, हिंदी भाषा की नहीं है, भाषा की सबसे छोटी लिखित
इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। अब यहां पर विशेष क्या है सर? विशेष सुनिएगा, आप इस बात को अपने जहन में बिठा लें कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, यहां पर गौर करें आप, लिखित इकाई को ही वर्ण कहते हैं। जबकि यदि सीधा दिया जाता आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप कहते हैं ध्वनि। क्या होती है जी दोस्तों? ध्वनि। देखो, भाषा ध्वनि के बिना अधूरी है, ध्वनि के बिना भाषा हो नहीं सकती। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि हर ध्वनि को लिखा नहीं जा सकता, हर ध्वनि को लिखित रूप नहीं दिया जा सकता, हर ध्वनि को लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। जैसे मैं बोल रहा हूं वो वर्ण तो आप लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर सुनिएगा, ध्वनि तो है, ध्वनि तो है, लेकिन क्या इस ध्वनि को आप लिखित रूप दे सकते हैं? वह लिखा नहीं जा सकता। तो ऐसी इकाई को तो क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है, जिसका लिखित रूप नहीं हो सकता और जिसको आप लिख सकते हो। ऐसी ध्वनि जिसे आप लिख सकते हो उसे क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। बहुत ही सिंपल बात है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके लिए ये रहा। देखिए कि आपसे पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, लेकिन आपको फिर यह भी पूछा जाता है कि भाषा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों याद रहे, भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक कौन सी भाषा? एक होती है दोस्तों लिखित भाषा, लिखित भाषा। एक कौन सी भाषा? एक मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। और एक कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा। मैं समझा भी देता हूं, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा क्या होती है। दोस्तों सबसे पहला सवाल आता है कि भाषा किसे कहते हैं? भाषा जिसके माध्यम से आप एक दूसरे के साथ विचारों का विनिमय करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब ये हुआ कि वह माध्यम जिसके द्वारा आप अपने विचार सामने वाले तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। और हम किस किस तरीके से अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं वो सुनिए। लिखित भाषा, लिख करके हम समझा सकते हैं बिल्कुल, और सामने वाले को बात समझाई जा सकती है, तो लिखित एक भाषा का प्रकार है। मौखिक, लिख करके नहीं तो हम बोल करके भी तो अपनी बात को समझा सकते हैं, वो हुआ भाषा का मौखिक रूप। और मित्रों कई जगह क्या होता है, ना तो आप लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं ना ही मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। यदि आप संकेतों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने इस प्रकार से आपको संकेत किया, तो इसका अर्थ हुआ कि आपको चुप रहना है। आप रेड लाइट देखते हैं, आप बत्ती देखते हैं सड़क पर, तो वहां पर आप सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हुए, सांकेतिक भाषा को समझते हुए आप उसमें उसका अनुसरण करते हैं। रेड, लाल बत्ती है तो रुक जाते हैं, ग्रीन बत्ती होती है तो आप चल देते हैं। तो ये किसी ने बोल करके नहीं बताई, ये किसी ने लिख करके नहीं बताया, लेकिन फिर भी आप उसकी बात को समझ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ विचार का आदान प्रदान तो हो गया है, और विचार का आदान प्रदान जिस माध्यम से होता है वो भाषा होती है। तो यहाँ संकेतों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सांकेतिक भी एक भाषा का रूप होता है। क्लियर है दोस्तों? यहां तक की बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इससे आगे हम बात कर रहे हैं, आपको पूछा जाए कि बताइए वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं। आपके सामने सवाल आया वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। सीधा पूछा जाएगा हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है। कितनी होती है जी?
44 होती है। पहला सवाल, हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है। आपको कोई 52 कहे तो उसे नकार देना, 52 नहीं होती है दोस्तों। कुल वर्णों की संख्या कई जगह आपको कुल वर्णों की संख्या 52 बता रखी है, जो यहाँ पर नहीं माननी चाहिए। आपको क्यों बता रखी है उसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको सीधे सवाल पर जाना है कि हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है। वर्ण किसे कहते हैं ये आप जानते ही हैं, मैंने पहले बताया कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्णों के भेद कितने होते हैं ये सवाल पूछा जाएगा। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हाँ जी, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दोस्तों स्वर, और दूसरे होते हैं जी व्यंजन। स्वर भी वर्ण होते हैं और व्यंजन भी वर्ण होते हैं। स्वरों की संख्या हिंदी में होती है दोस्तों 11। कितनी? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। क्लियर है दोस्तों? सुनिएगा, 11 स्वर कहते किसे हैं? स्वर किसे कहा जाता है? आपके लिए ये इसका आंसर रहा। सुने, स्वर की परिभाषा देखें। वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित या बोले जा सकते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। सुनिएगा, बहुत ही सिंपल परिभाषा है। वे वर्ण, स्वर व्यंजन, वर्ण तो होते ही हैं, स्वर भी वर्ण होते हैं और व्यंजन भी वर्ण होते हैं, लेकिन वे वर्ण जिनके उच्चारण में आप दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते। अर्थात आप यूं भी कह सकते हैं, दोस्तों, अर्थात माफी चाहता हूं, अर्थात क्या कह सकते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जा सकने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो सकते हैं, जिनके उच्चारण में बिना किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता के आप इनका उच्चारण भी कर सकते हैं और आप इनको बोल भी सकते हैं। सुने ढंग से, तो वर्ण होते कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। और वर्णों में सबसे पहला प्रकार हमने लिया है स्वर। स्वर होते क्या है? तो स्वर होते हैं वे वर्ण जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की आवश्यकता ना हो। अब आगे बढ़कर के हम बात करते हैं कि वर्णों के भेद कितने होते हैं, स्वरों के भेद कितने होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के, और अब बात आ रही है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वरों की संख्या तो आपने बताई 11 होती है, लेकिन ये कितने प्रकार के होते हैं वो सुनिएगा सब। स्वर होते हैं 2 प्रकार के। एक कौन से सर? लघु स्वर। कौन से स्वर? लघु स्वर। और दूसरा कौन सा सर? दूसरा होता है दीर्घ स्वर। लघु स्वर को क्या कहते हैं? और इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, लघु स्वर कह दो, ह्रस्व स्वर कह दो, या मूल स्वर कह दो। दीर्घ स्वर को और क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर को गुरु स्वर कहा जाता है। गुरु स्वर कहा जाता है। तो स्वर कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के हुए। कौन कौन से प्रकार हुए? एक तो मूल या लघु या ह्रस्व,
और दूसरा हुआ दीर्घ या फिर गुरु स्वर। क्लियर है? अब एक एक पर बात करते हैं। तो लघु स्वर क्या होते हैं और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, या इनकी संख्या कितनी होती है। आपको पूछा जाए कि लघु स्वर या मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी में, वो होती है जी 4। और फिर दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 7। ठीक है। अब देखिए, आपको पूछा गया, क्या पूछा गया सर, आपसे पूछा गया कि बताएं लघु स्वर कौन कौन से होते हैं। कौन से स्वर दोस्तों? लघु स्वर। स्वरों के दो भेद है ना, एक लघु स्वर है और एक दीर्घ स्वर है। दो भेद हुए और फिर हम बात कर रहे हैं लघु स्वर की। तो हिंदी में लघु स्वर कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं। 11 स्वरों के नाम तो जानते ही हैं, लेकिन उनमें से लघु कौन कौन से हैं वो सुनिएगा। ए, ई, उ और री। इनकी संख्या कितनी हो गई है दोस्तों? 4। अब इनको कैसे याद करना है आप सुने समझिए, मैं याद कराता हूं आपको। देखिए दोस्तों, आपके सामने संपूर्ण स्वर लिखे हुए हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और आ। ये 11 स्वर होते हैं। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर अंग, अह, ये स्वर नहीं होते हैं क्या? नहीं विद्यार्थियों, वो स्वर नहीं होते। कौन कौन स्वर नहीं होते? अंग और अह, ये स्वर नहीं होते। तो इन्हें क्या कहा जाता है हिंदी में? इन्हें कहा जाता है मित्रों अयोग वाह वर्ण। क्या कहा जाता है दोस्तों? अयोग वाह वर्ण। क्या कहा जाता है? अयोग वाह वर्ण। तो ध्यान दें, ये दोनों के दोनों अयोग वाह वर्ण होते हैं और इन पर बात थोड़ी देर बाद में करने वाले हैं। अभी समझें। लघु स्वर, लघु स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? ए, ई, उ, री। ए, ई, उ, री। यदि ऐसे याद नहीं होते हैं तो आप इसके लिए एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला लिया आपने, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा लिया आपने, चौथा छोड़ दिया, पांचवा लिया आपने, छठा छोड़ दिया, सातवां लिया आपने। फिर आपके अगर लघु स्वरों की संख्या पूरी हो गई है, आपने बताया कितने थे? 4। तो 4 आपके हो चुके हैं। ए, ई, उ, री। ए, ई, उ, री। तो 4 हो चुके हैं। तो लघु स्वरों की संख्या इतनी ही है। यहां पर आपको समझ लेना है कि ये होते हैं आपके लघु स्वर। क्लियर है? फिर बात करते हैं आगे बढ़कर। आपको पूछा गया क्या सर दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। सर बताएं कौन कौन से 7 होते हैं? दीर्घ स्वर ये रहे 7। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कितने? 7 होते हैं। और वो 7 कौन कौन से होते हैं जरा समझिएगा। आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। मित्रों, परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ही आपका हिंदी आगे सरल बनेगा। नहीं तो यदि ये टॉपिक आपको नहीं आता है, बेहतर तरीके से नहीं आता है, तो आने वाले जो टॉपिक है हिंदी के, उनमें काफी सारी उलझनें आपके सामने खड़ी होंगी। इसलिए इस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से कर लीजिएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है जैसे किसी के लिए जीवनी। तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। दीर्घ स्वर मैंने बताए हैं आपको। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 होते हैं दोस्तों आपके दीर्घ स्वर। लेकिन अभी सुनना, दीर्घ स्वरों को फिर से हम 2 भागों में बांट रहे हैं। दीर्घ स्वरों को फिर से 2 भागों में बांट रहे हैं। सुन लीजिएगा, कितने भागों में बांट रहे हैं? 2 भागों में। तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो 3 है, इनको तो कहा जाता है दोस्तों मुख्य दीर्घ स्वर। मुख्य दीर्घ स्वर। यस और नो? ये आ, ई, उ को क्या कहा जाता है?
मुख्य दीर्घ स्वर। और इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको कहा जाता है संयुक्त स्वर। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। याद रखिएगा, इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो पूछा आपसे जाता है, फिर से एक सवाल बन रहा है, बताओ हिंदी में संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? तो आपको कहना है हिंदी में संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। और इनके लिए एक शब्द और काम में आता है दोस्तों, इन मुख्य दीर्घ स्वरों के लिए संधि स्वर। क्या आता है? संधि स्वर। अब इनको संधि स्वर क्यों कहते हैं और इनको संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं, इसके पीछे का कारण मैं आपको बता रहा हूं, जरा समझिएगा। ठीक है, देखिएगा, ये जो मुख्य स्वर है इनको संधि स्वर क्यों कहते हैं वो सुनिएगा। क्या देखिए, ए और ए के मिलने से दोस्तों आ बनता है और ऐसा दीर्घ स्वर संधि में होता है। दीर्घ स्वर तो है लेकिन संधि वाले हैं। और ई मिलकर के दोस्तों क्या बनता है? ई बनता है। ऊ और ऊ मिलकर के क्या बनता है? ऊ बनता है। तो ये हो गए दोस्तों क्या? संधि स्वर। इनको तो बोलते हैं संधि स्वर। और आगे पढ़िएगा, सुनिएगा, मैंने कहा कि ये 4 क्या होते हैं? ये होते हैं दोस्तों आपके संयुक्त स्वर। क्या होते हैं जी? संयुक्त स्वर। बताइए सर, ये संयुक्त स्वर कैसे? तो ए में ई जब जुड़ता है, संयोग हो रहा है, यहां पर संयोग हो रहा है, यहां पर संधि हो रही है। सुनिएगा, ये ए के साथ ई जुड़े तो स्वर बनेगा ए। क्लियर है? और फिर ए के साथ ए जुड़े तो बनेगा आई। ठीक है? ए के साथ, ए तो दूल्हा है, ये समझिएगा, ए तो रहेगा इसमें और लोग आते जाएंगे। सुनिएगा, ए और ए के साथ में कौन जुड़े? ऊ जुड़े तो स्वर बनता है ओ। संयुक्त हो रहा है। और ए के साथ में दोस्तों ओ जुड़ेगा तो स्वर बनेगा ओ। क्लियर है? अब देखिए, ध्यान दें, संयुक्त में दो शब्द मिलकर के, 2 शब्दों से मिलकर के संयुक्त शब्द बना है। ये शब्द कौन कौन से सुनिए, एक तो है सम और एक है युक्त। और सम का अर्थ होता है भली प्रकार से, भली प्रकार से। और इस युक्त का अर्थ होता है जोड़ना। 2 वर्णों को भली प्रकार से जोड़ो ताकि उनको अलग अलग पहचानना मुश्किल हो जाए। और उन्हीं स्वरों को क्या कहा जाता है? संयुक्त। देखो, इसमें ए और ई मिला है और बन क्या गया है? ए बन गया है। तो ये बहुत अच्छी तरह से योगित किया गया है, बहुत अच्छी तरह से 2 वर्णों को जोड़ा गया है, तब आपका कौन सा स्वर बना है? ए बना है। ए के साथ ए जुड़ा तो आई बना, ए के साथ ऊ जुड़ा तो ओ बना, ए के साथ ओ बना जुड़ा तो औ बना। अब यहां से सवाल कई बार तो सीधा ही आ जाता है। कैसे सवाल आया सर आज तक, बताइएगा? सीधा सवाल आ गया दोस्तों आपके सामने। क्या सवाल आया? सवाल है, क्या सवाल सर? सवाल है दोस्तों कि ए किससे मिलकर बना है? बना है, ये सवाल हो गया। और 4 विकल्प आपके सामने आ जाएंगे तो उसका आंसर कैसे करेंगे? सुनिएगा आप। पहला विकल्प है, इसका आंसर आप करें, ए विकल्प आ गया। ए विकल्प में आया ए और ई, और बे विकल्प में आया ए और ए, से विकल्प आया ए और ई, और द विकल्प आया ए और ऊ। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन से। इस प्रकार से आपको आगे बढ़ते हुए चलना है। क्लियर है यहां तक की बात? कौन कौन से स्वर हैं? देखो, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं चीजों को, आप कोशिश करना, समझने का प्रयास करना। वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। अब तक हमने क्या बातें की हैं दोस्तों? अब तक हमने बात की कि संपूर्ण हिंदी व्याकरण को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं: वर्ण विधान, शब्द विधान और वाक्य विधान।
जो वर्ण विधान है इसको आप वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे अध्ययन करेंगे वो सुनिएगा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं, ना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को। वो इकाई लिखित होनी चाहिए, यदि लिखित नहीं है तो फिर उसे हम ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। आगे सुनिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि होती है। हर ध्वनि को हम लिख नहीं सकते, ये आप जानते हैं। हर ध्वनि को लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। मैंने कहा कि मैं जो बोल रहा हूं उसे तो आप लिपिबद्ध कर सकते हैं, उसे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन क्या ये ध्वनि नहीं है? ध्वनि तो है, लेकिन क्या इसे आप लिख सकते हैं? इसे लिख नहीं सकते। सुने, भाषा के कितने प्रकार होते हैं सुनिएगा। भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार की, एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा और एक सांकेतिक भाषा। लिख करके यदि आप विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ आप लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यदि आप मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि आप मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यदि लिखित और मौखिक दोनों ही प्रकार से आप किसी बात को नहीं कह रहे हैं और आप संकेतों के माध्यम से अपनी बात को समझा रहे हैं, इसका तात्पर्य हुआ कि आप सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वर्णमाला की। सुने, हिंदी में या हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्णों की बात आती है, तो कुल वर्णों में किसी पुस्तक में आपको 52 मिलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं ये बात कि आपको हिंदी में वर्णों की संख्या 44 बतानी है और वर्णों की 2 कैटेगरी बतानी है, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। उनमें से स्वर कितने होते हैं? 44 में से स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वर कहते किसे हैं सुनिएगा। स्वर कहते किसे हैं? वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर। अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जा सकने वाले, उच्चारित किए जा सकने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर। अब स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के 2 भेद होते हैं, सुनिएगा। लघु स्वर, लघु स्वर का ही दूसरा नाम है ह्रस्व और इसी का तीसरा नाम है मूल स्वर। इनकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर, इनकी संख्या होती है 7। अब सुने, लघु स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री, ए, आई में से आप इस प्रकार से लघु स्वरों को छांट सकते हैं। नीचे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों की संख्या मैंने आपको 7 बताई है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इनमें से भी आप 2 प्रकार के दीर्घ स्वर बताते हैं। पहला कौन सा है? पहला है मुख्य दीर्घ, और मुख्य दीर्घ को आप क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर क्यों कहते हैं, इसके पीछे का कारण जानिए। क्योंकि ये संधि के रूप में बनते हैं। ए के साथ ए जुड़ने से आ बना है, ए के साथ ई जुड़ने से ई बना है, उ के साथ उ जुड़ने से, संधि होने से उ बना है। ये तो संधि स्वर है, लेकिन इनको संयुक्त कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त कहा जाता है। और संयुक्त क्यों कहा जाता है वो सुने। क्योंकि ए के साथ ई का संयोग हुआ तो ए बना, ए के साथ ए का संयोग हुआ तो ऐ, ए के साथ उ जुड़ा तो ओ बना, ए के साथ ओ जुड़ा तो औ बना। इस प्रकार से ये संयुक्त होते हैं। सम और युक्त 2 शब्दों से, 2 पदों से मिलकर ये शब्द बना है। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि इस प्रकार से आपका सवाल बनेगा और उसका आंसर आपको कैसे करना है। तो चलिए मित्रों, अब की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। थोड़ा सा 2 बातें मैं आपको और बता दूं जिस पर आपका थोड़ा ध्यान चाहूंगा। देखिए, यदि आपको पूछ लिया जाए कि जो स्वर हैं आपके, उनमें एक तो इसे और एक इसे, इनका उच्चारण अ और इसका अ है, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अयोग वाह वर्ण। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ना तो व्यंजनों में योग होते, ना ही स्वरों में योगित होते, इसलिए इनको अयोगवा वर्ण कहते हैं। और हिंदी में इनका प्रयोग किस रूप में किया जाता है वो समझे तो देखें दोस्तों, हिंदी में इसका प्रयोग तो किस रूप में किया जाता है? अनुस्वार के रूप में किया जाता है, अनुस्वार, ठीक है। और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है विसर्ग के रूप में, विसर्ग।
क्लियर है? तो अनुस्वार के रूप में ये प्रयोगित होते हैं और ये होता है विसर्ग के रूप में प्रयोगित। अब हम नेक्स्ट कक्षा में बात करेंगे स्वरों के उच्चारण स्थान से संबंधित और स्वरों के प्राण तत्व के आधार पर भेद या वर्गीकरण से संबंधित, स्वरों के आवाज या झंकार के आधार पर भेद या वर्गीकरण की बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, यानी अभी की कक्षा में इतना ही रखते हैं। आने वाली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।